आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया में झांकने वाले हैं जहां हम समझेंगे कि आखिर प्राकृतिक दुनिया में जानवर और पौधे रहते कहाँ हैं, उनके घरों को कैसे बांटा जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, जब इन मकानों यानी इनके प्राकृतिक पर्यावरणों को चोट पहुंचती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज का हमारा पूरा फोकस आवास यानी हैबिटेट्स पर है और कैसे इनके उजड़ने से आफतों की एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया या चेन रिएक्शन शुरू होती है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। यह सिर्फ विज्ञान के तथ्यों की बात नहीं है, यह हमारे आसपास धड़कते हुए जीवन के वजूद का सवाल है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं जो आज की इस चर्चा की नींव है। पौधों और जंतुओं को आखिर उनके आवास यानी उनके रहने की जगह के आधार पर कैसे ग्रुप किया जा सकता है। देखिए, जब हम इस विशाल प्रकृति को देखते हैं तो ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है ना? धरती पर अनगिनत प्रजातियां हैं और सबकी अपनी अपनी अलग जरूरतें हैं। लेकिन इस विविधता को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनके घरों को देखना। और यहीं से हम इस प्राकृतिक दुनिया की पजल को समझने और उसे सही श्रेणियों में बांटने की शुरुआत कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा पहला मुख्य बिंदु सामने आता है, आवास के मुख्य प्रकार। जब भी हम जीवन के पनपने की बात करते हैं तो उन प्राथमिक वातावरणों को समझना बेहद जरूरी है जो इस जीवन को मुमकिन बनाते हैं। एक आवास सिर्फ एक एड्रेस या रहने की जगह नहीं है, यह एक पूरा का पूरा माहौल है जो किसी भी जीव को खाना, छिपने की जगह और बढ़ने के लिए जरूरी सब कुछ देता है। प्रकृति ने इन घरों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बांटा है और हम इस विभाजन का सबसे सीधा और सरल तरीका देखने वाले हैं। प्रकृति को कैटेगराइज करने का सबसे मजेदार और सीधा तरीका क्या है? पूरी दुनिया को दो साफ अलग अलग हिस्सों में बांट देना। एक तरफ है स्थलीय आवास यानी ऐसे जीव जो जमीन या भूमि पर रहते हैं, और दूसरी तरफ है जलीय आवास यानी वो जो पानी या जल के अंदर अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये एक एकदम साफ लकीर खींच देता है। या तो जीवन ने खुद को ठोस जमीन के हिसाब से ढाल लिया है या फिर उसने पानी की गहराइयों में अपना घर बसा लिया है। ये बुनियादी अंतर हमें प्रकृति की कमाल की अनुकूलन क्षमता को समझने में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले जमीन पर रहने वालों की दुनिया का जायजा लेते हैं। थलीय आवासों के अगर कुछ मुख्य उदाहरण देखें तो उनमें शामिल हैं घने वन, विशाल घास के मैदान, तपते हुए मरुस्थल यानी रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पर्वत। बस इन नामों को सोचिए, दिमाग में कितनी अलग अलग तस्वीरें बनने लगती हैं। ऐसे घने जंगल जहां धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, जहां तक नजर जाए वहां तक फैले घास के मैदान, रेतीले सूखे रेगिस्तान और बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियां। यहां रहने वाले हर जीव ने खुद को इस ठोस जमीन पर जिंदा रहने के लिए एकदम खास तरीके से ढाल लिया है। मरुस्थल के जानवर पानी बचाने में माहिर हैं तो पहाड़ी जीवों को ठंड से निपटना आता है। यह है जमीनी जीवन की हैरत अंगेज विविधता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। जब हम पानी की दुनिया का रुख करते हैं, पानी के अंदर भी अलग ही लेवल की विविधता मिलती है। तालाब, झीलें, नदियां और विशाल महासागर, ये सब जलीय आवास के ही उदाहरण हैं। एक शांत तालाब का माहौल एक तेजी से बहती नदी या एक विशाल नमकीन महासागर से बिल्कुल अलग होता है। और हर एक जलीय वातावरण में रहने वाले पौधों और जंतुओं ने सांस लेने, तैरने और पानी के अंदर अपना खाना ढूंढने के लिए खुद को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है। ये एक ऐसी दुनिया है जो जमीन से बिल्कुल आज़ाद, अपने आप में चलती रहती है। लेकिन एक बात तो है, प्रकृति को कभी भी पूरी तरह से नियमों में बंद कर रहना पसंद नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे दिलचस्प अपवाद या एक्सेप्शन जरूर होते हैं जो किसी एक डब्बे में फिट होने से साफ इनकार कर देते हैं। और इसीलिए अब हम उभयचरों की बात करेंगे। एक दोहरी दुनिया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ जमीन या सिर्फ पानी में रहने के बजाय दोनों जगहों का बेहतरीन हिस्सा चुन लिया है। ये इन दोनों अलग अलग आवासों के बीच एक जिंदा पुल की तरह काम करते हैं। उभयचर वो जंतु हैं जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी बड़े आराम से रह सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, एक मेढक। मेढक एक ऐसा प्राणी है जो अडैप्टेशन का चैंपियन है। ये जमीन पर लंबी लंबी छलांगे मार सकता है और पानी के अंदर उतनी ही फुर्ती से तैर भी सकता है। उभयचरों की ये दोहरी प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जीवन कितना लचीला हो सकता है और जिंदा रहने के लिए कैसे सीमाओं को पार किया जा सकता है। खैर, अब तक तो हमने ये देखा कि प्रकृति ने जीवन को कितनी खूबसूरती से अलग अलग घरों में संजोया है। लेकिन अब हमें इस चर्चा के एक थोड़े गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण चरण की तरफ मुड़ना होगा, आवास के नुकसान का प्रभाव।
ये एक्सप्लेनेयर का वो हिस्सा है जहां हम समझेंगे कि जब इन परफेक्ट प्राकृतिक घरों में बाहरी दखलंदाजी होती है या उन्हें बर्बाद किया जाता है तो हालात कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर किसी पौधे या जंतु का आवास ही क्षतिग्रस्त हो जाए या नष्ट हो जाए तो क्या होगा? बस एक पल के लिए सोचिए, जिस माहौल पर एक जीव पूरी तरह से टिका हुआ है, जहां उसका भोजन है, जहां उसकी सुरक्षा है, उसे अचानक से हटा दिया जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक जगह छिन जाना नहीं है, ये तो जीवन के पूरे आधार का ही खत्म हो जाना है। यह महत्वपूर्ण सवाल आगे आने वाली गंभीर सच्चाइयों के लिए मंच तैयार करता है। हालात की गंभीरता को तुरंत समझने के लिए आइए से एक बहुत ही खास सवाल पर तेजी से गौर करते हैं। यदि एक बकरी को खाने के लिए घास ही ना मिले तो क्या होगा? ये कोई आम सा सवाल नहीं है। ये इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि हम संसाधनों पर कितना निर्भर करते हैं। घास एक बकरी के थलीय आवास का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। जैसे ही वो घास गायब होती है, बकरी के अस्तित्व पर सीधा खतरा आ जाता है। भोजन की ये कमी किसी भी जीव के लिए सबसे पहला और सबसे जानलेवा झटका होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एक और कड़े सवाल पर नजर डालिए। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? जवाब बहुत साफ है, बिल्कुल नहीं। पानी ही तो एक मछली का जलीय आवास है, वही उसका पूरा ब्रह्मांड है। इसके बिना वो सांस तक नहीं ले सकती। ये बात पूरी ताकत से इस तथ्य को साबित करती है कि जिंदा रहने के लिए एक विशेष घर का होना पूर्ण रूप से आवश्यक है। आवास कोई विलासिता नहीं है, ये एक परम आवश्यकता है। अगर मछली से उसका पानी छीन लिया जाए तो अंजाम तुरंत सामने होता है और बेहद खौफनाक होता है। जब बकरियों के लिए घास की कमी या मछलियों के लिए पानी की कमी जैसी इन छोटी छोटी घटनाओं को एक बड़े ग्लोबल नजरिए से देखा जाता है तो एक बहुत बड़े संकट की तस्वीर उभरकर सामने आती है। और वो संकट है घटती जैव विविधता। किसी एक जीव के आवास का नुकसान सिर्फ उस एक जीव तक सीमित नहीं रहता, ये एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को हिलाकर रख देती है। जब आवास नष्ट होते हैं तो प्रकृति की वो समृद्ध विविधता जिसे हम जैव विविधता कहते हैं वो बड़ी तेजी से गायब होने लगती है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि जैव विविधता का ये नुकसान आखिर असर में होता कैसे है। ये पतन की एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है। पहला चरण आवास नष्ट हो जाता है। ये इस दुख भरी कहानी की शुरुआत है। इसके तुरंत बाद आता है दूसरा चरण। पौधे और जंतु अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बेघर और भूखा छोड़ दिया जाता है। और अंततः इसका नतीजा निकलता है तीसरे चरण के रूप में जैव विविधता की गंभीर हानि। ये एकदम सीधा सा कारण और प्रभाव का संबंध है। जब प्राकृतिक घर ही नहीं बचेंगे तो जीवन के विविध रूप भी नहीं बच पाएंगे। अपने इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक संदेश पर रुकते हैं। एक सुझाव है, अपने माता-पिता, दादा-दादी और पड़ोसियों के पास बैठिए और उनसे उन पौधों, पक्षियों, कीटों या जानवरों के बारे में जानिए जिन्हें वे अपने बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं।